मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। सुबह 9 बजे मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बस से जाना करना ही तय देती हूँ। जब मैं भोपाल की बस स्टैंड से बस में बैठी तो वहां कोई खास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी। मेरे पति कुछ साल पहले भोपाल में ट्रांसफर होने के बाद अब रहने लगे थे। जब वह पहली बार सामान लेकर भोपाल गया तब मैंने उसे साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे समझाया कि सुनीता चिंता मत करो, कुछ महीनों में मैं वहां सेटल हो जाऊंगा, फिर तुम्हें ले आऊंगा। लेकिन वह मुझे कभी नहीं ले गया। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, हम पति पत्नी हैं, अलग रहना सही नहीं है, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके भोपाल जाने के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू में वह मुझे हफ्ते में एक बार फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब तो वह 6 महीनों में फोन करने लगा था। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और वह उसके साथ रह रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। इसीलिए मैंने सच जानने के लिए भोपाल जाने का फैसला किया। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने चुपके से पूछताछ की और जो मैंने सुना था वह सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। यह सब मैंने दूर से ही देखा। उससे मिलने या बात करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए थे। लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया उसे देखकर मेरे दिल पर बड़ा आघात हुआ। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसीलिए मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो खत्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी खत्म हो गया था। वह बोला, मैडम आपको पानी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वह बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। अब शाम के करीब 7-8 बजे होंगे। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं पुणे जा रहा हूं। अच्छा, मैं भी पुणे जा रही हूं। यह सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आई। उसने बताया कि वह भोपाल में काम करता है और इंजीनियर है। सर्दियों के दिन थे और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, वातावरण में काफी ठंड बढ़ रही थी। मैंने अपनी खिड़की की कांच बंद कर दी, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़की खुली रखी थी, जिसकी वजह से ठंडी हवा बस में आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहन रखा था, लेकिन जल्दी जल्दी में शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। अब रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत बढ़ गई थी। बस के अंदर की लाइट भी बंद हो गई। मैं ठंड से कांप रही थी। मेरे पास बैठे आदमी ने अपनी बैग से एक शॉल निकालकर पहन ली थी। मुझे देखकर उसे समझ आ गया होगा कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद पर ही नाराज हो रही थी कि इतने लंबे सफर पर जा रही हूं और शॉल लेना भूल गई। रात लगभग 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने तय किया कि गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी गर्मी प्राप्त करूंगी। चाय लेते वक्त वह आदमी भी नीचे उतरा। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, आप भी चाय लीजिए। उसने कहा, ठीक है तो मैंने उसके लिए भी चाय मंगवाई। हम दोनों ने साथ साथ में चाय पी और थोड़ी बातचीत भी हुई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। उस आदमी ने कहा, मैडम अगर आपको कोई परवाह नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि उसके लिए यह सही नहीं होगा, लेकिन वह बहुत आग्रह कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा।
फिर मैंने कहा, नहीं, आप खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ी देर तक मैं वहीं ठंड से कांपती रही। तब उसने कहा, मैडम अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों थोड़ा सा ठंड से बच सकेंगे। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वह थोड़ा पास हो गया और मैं भी थोड़ी उसकी ओर ढल गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और यात्रा फिर से शुरू हुई। अब रात का 1 बज गया था। कुछ घंटों में हम पुणे पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसके शरीर की गर्माहट से मुझे काफी राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने पर वह थोड़ा असहज हुआ और बोला, मैडम मेरा हाथ थोड़ा जाम हो गया है, क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे हम और भी करीब आ गए। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दी, नहीं तो इस ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती। वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद है। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम कुणाल है। मैंने कहा, मेरा नाम सुनीता है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा क्या नाम है? मैं थोड़ी लजाई और मैंने कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था जैसे हम पतिप हैं। कुणाल बोला, मुझे बस से यात्रा करने की आदत नहीं है, मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बस में सफर करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखा और बोला, अब 2 बज चुके हैं, कुछ ही देर में गाड़ी पौने पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वह मेरी तरफ मुड़कर बोला, सुनीता, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज सुनते ही नींद आने लगी है। उसके कंधे पर सिर रखकर मुझे एक तरह की सुरक्षा और शांति महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद गाड़ी पुणे पहुंच गई। उसने मुझे हल्के से आवाज देकर जगाया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थप्पा कर मुझे उठाया। मैं तेजी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वह बोला, सॉरी, लेकिन पुण्य आ गया है। आप नींद में थी इसीलिए जगाया, नहीं तो आपका स्टॉप छूट जाता। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा हुआ आपने मुझे जगाया, नहीं तो सच में मुझे परेशानी हो जाती। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे वह स्टॉप पर उतरना है। यह सुनकर वह थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सच में, मुझे भी वहां ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफर कितना समान था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रुकी। हम दोनों नीचे उतर गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने तय किया कि यहाँ से मैं रिक्शा लेकर घर जाऊंगी, लेकिन उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। कुणाल अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी इस बात ने मुझे उसका बहुत बहुत सम्मान बढ़ा दिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब लगभग 4 थे और ना तो रिक्शा मिल रही थी और ना ही कोई वाहन। फिर उसने कहा, सुनीता, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? मेरा घर यहाँ पास में है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। मैंने थोड़ी देर सोचा। वह सभ्य लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग्स लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सादे से घर के सामने पहुंचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला। हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने कहा, सुनीता जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है कुणाल जी।
उसने कहा, धन्यवाद सुनीता जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वह दृढ़ता से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, अगर तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कुणाल ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफर की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कुणाल जी उठ चुके थे और घर में कुछ सफाई कर रहे थे। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वह उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई।